Hi everyone, my name is Nivedita Sahu and I welcome you all to the official YouTube channel of Concept Coaching Classes Bhopal. इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का नाउन टॉपिक का ये 5वां वीडियो है। पहले 3 वीडियोज़ में हमने नाउन के टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन, जेंडर और केसेस के बारे में जाना था। चौथा वीडियो जो था वो नाउन के नंबर पर बेस्ड था, जिसमें हमने सिंगुलर प्लूरल के बारे में जाना था। उसी नंबर का ये पार्ट 2 है, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना नंबर, जिसे हम वचन भी कहते थे, ये 2 टाइप के होते थे, सिंगुलर और प्लूरल। एंड ये रूल स्पेशली अप्लाई होता था काउंटेबल नाउन्स के ऊपर। सिंगुलर नंबर से मतलब था जब हम सिर्फ किसी एक पर्सन या एक प्लेस या एक थिंग की बात करते हैं तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, जैसे कि गर्ल, जैसे कि बॉक्स। प्लूरल नंबर से मतलब था जब हम एक से ज़्यादा मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है, जैसे कि गर्ल्स या फिर बॉक्सेस। फिर हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जाना था कि कुछ नाउन में एस लगता था, कुछ में ई एस लगता था, कुछ में आई ई एस, कुछ में वी ई एस, कुछ में हम वाउल्स को चेंज कर रहे थे, कुछ लेटिन एंड फॉरेन वर्ड्स थे जिनका प्लूरल एस ई एस लग के नहीं बन रहा था, यू एम की जगह हम ए लगा रहे थे, लाइक बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। किसी किसी में हमने यू एस की जगह पर आई लगाया था, जैसे कि कैक्टस का कैक्टाई। तो इस टाइप का सिंगुलर प्लूरल हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो मीनिंग में प्लूरल होते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब हमें लगानी होती है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं चिल्ड्रन, पीपल, मैन, इन्फेंट्री। ये सब दिखने में सिंगुलर होते हैं, पर ये जो मीनिंग दे रहे होते हैं वो एक से ज़्यादा का दे रहे होते हैं, एंड दैट्स वाई इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी थी कि कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे भी होते हैं जो दिखने में प्लूरल दिखते हैं, लेकिन क्योंकि मीनिंग में वो सिंगुलर होते हैं इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती है। जैसे कि मैथमेटिक्स, ये प्लूरल दिखता है बट क्योंकि ये पर्टिकुलर नाउन है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर मीनिंग देता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। तो हम कभी भी कहते हैं मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, या बिलियर्ड्स इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम, या डायबिटीज़ इज़ अ बैड डिजीज़। इस टाइप के और भी वर्ड्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले हो सके तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे वीडियोस कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप पिछले वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बात करते हैं कुछ और रूल्स के बारे में। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, हेंस दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। मतलब अब इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, मतलब उनमें हमेशा हमें एस ई एस मिलेगा और मिलना चाहिए, और उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है एज पर इंग्लिश। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम देखें, ये कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे, मतलब इनमें हमेशा आपको एस ई एस लगा कर ही यूज़ करना होता है, प्लस इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती हैं। तो इनको ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, लेगिंग्स, जेगिंग्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, सन ग्लासेस, गॉगल्स, बिनोकुलर्स, सिजर्स, पिंसर्स, प्लायर्स, टोंग्स, क्लिपर्स, हैंड कफ्स, लेग कफ्स, स्वेटर्स, शैकल्स। इन सारे शब्दों में एक चीज़ कॉमन है कि ये 2 चीज़ों से मिलकर एक बने हैं, मतलब ये पेयर में होते हैं। जैसे कि जीन्स, जीन्स हम 2 पैरों में पहनते हैं तो कभी भी हम जीन्स बोलते हैं, जीन कभी नहीं बोलते। सिमिलरली ट्राउज़र्स होता है, ट्राउज़र कुछ भी नहीं होता है। सिमिलरली हम बात करें पैंट्स, बहुत से लोग बोल देते हैं पैंट, मेरा पैंट कहाँ रखा है, बट इट शुड बी पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स, ना कि वेयर इज़ माई पैंट। सिमिलरली बात करें तो पजामाज, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, आप इस इमेज से शायद समझ पाओ, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीचेस। वैसे ही बात करें लेगिंग्स एंड जेगिंग्स की, गर्ल्स अच्छे से समझ सकती हैं कि लेगिंग्स और जेगिंग्स भी हम दोनों पैर में ही पहनते हैं, तो उसे भी प्लूरल में ही बोलना चाहिए, प्लूरल में ही लिखना चाहिए और प्लूरल में ही वर्ब देना चाहिए। सिमिलरली हम आगे बात करें स्पेक्टिकल्स, चश्मा, ये भी 2 आँखों में पहना जाता है, मतलब 2 लेंसेज से मिलकर एक बना है, तो ये भी स्पेक्टिकल नहीं बोला जाता है, स्पेक्टिकल्स, जिसे हम चश्मा कहते हैं। सिमिलरली बात करें ग्लासेस, ग्लासेस को भी हम चश्मा ही कहते हैं। सन ग्लासेस धूप का चश्मा कहलाता है। गॉगल्स जो फैशन वाले चश्मे होते हैं उन्हें हम गॉगल्स कहते हैं। सिमिलरली बिनोक्यूलर्स, जिसे हम हिंदी में दूरबीन भी कहते हैं, वो भी दोनों आंखों में लगाकर हम देख रहे होते हैं। सिमिलरली एक और वर्ड होता है सिजर्स, सिजर्स एक तरीके का ये टूल होता है जो जिसे हम कैंची कहते हैं। हिंदी में तो शायद कैंची सिंगुलर सुनाई देता है, लेकिन इंग्लिश में सिजर्स प्लूरल ही लिखा जाता है और प्लूरल वर्ब ही लगता है इसके साथ। सिजर्स के जैसे और भी वर्ड्स हम देखें, पिंसर्स, प्लायर्स, टोंग्स, ये सब क्या हैं, ये भी टूल्स ही हैं और ये 2 चीज़ों से मिलकर एक बने होते हैं। पिंसर्स जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है,
जो किचन में भी हमें मिल जाता है, संसी कहते हैं जिसे कुछ लोग। प्लायर्स जो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये भी टूल ही है और ये सिजर्स के जैसा ही दिखाई देता है जो पेयर में मिलकर बना है। मतलब अगर हम एक हिस्सा निकाल दें तो शायद दूसरा हिस्सा इसका किसी काम का ना हो। सिमिलरली बात करें टोंग्स की, जिसे हम हिंदी में चिमटा कहते हैं, चिमटा तो सभी ने देखा होगा, वो भी दो से मिलकर एक बना है। क्लिपर्स की बात करें तो ये भी एक कटिंग टूल होता है, आप इस इमेज से पहचान सकते हैं। हैंडकफ्स, हैंडकफ्स को हम कहते हैं हथकड़ी, जो आप सभी ने देखी होगी मूवीज़ वगैरह में भी। हैंडकफ्स जो दोनों हाथों में पहनाई जाती है, ये भी पेयर में होती है, इसलिए इसमें हमेशा एस लगता है। वैसे ही लेग कफ्स भी होता है जो पैरों में पहनाया जाता है, दोनों पैरों में। फेटर्स, फेटर्स भी बेड़ियाँ या जंजीरों को कहा जाता है, जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होगा। सिमिलरली शैकल्स, जिसे हम सांकल कह देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शैकल्स, ये भी प्लूरल में ही यूज़ होता है। कहने का मतलब इस तरफ लिखे ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे पेयर में चलते हैं या पेयर में बने होते हैं। मतलब ये दो चीज़ों से मिलकर एक बने हैं, भले ये हैं एक, लेकिन क्योंकि ये पेयर में होते हैं इसलिए इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब्स का ही यूज़ किया जाता है। तो कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने आज 4 जीन्सेस खरीदी, आप हमेशा जीन्स ही बोलोगे। अगर आपको 4 बोलना भी है तो यू कैन से 4 पेयर्स ऑफ जीन्स। अदरवाइज जीन्स का जीन कभी नहीं होता और जीन्स का जीन्सेस भी कभी नहीं होता। देखते हैं कुछ और शब्द जो पेयर में तो नहीं होते हैं, लेकिन ये वो शब्द हैं जो अपनी आइडेंटिटी हमेशा प्लूरल में ही रखते हैं और इनके साथ भी प्लूरल वर्ब ही लगता है। हो सकता है हिंदी का मीनिंग जब आप इनका देखो तो डिक्शनरी में आपको इसका मीनिंग सिंगुलर जैसा दिखाई दे, बट इंग्लिश में इन्हें प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। मतलब इन वर्ड्स में से आप एस ई एस कभी नहीं हटा सकते और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करें सराउंडिंग्स की, तो जो आसपास का वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसे सराउंडिंग्स कहते हैं। अब वातावरण से तो ये हिंदी मीनिंग दे रहा है, पर फिर भी इंग्लिश में इसे प्लूरल में ही लिखा जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती हैं। मतलब जो आसपास की सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस होती हैं उन्हें हम सराउंडिंग्स कहते हैं। तो इसके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करोगे और इसमें से एस आप नहीं हटाओगे। दूसरा वर्ड देखें तो गुड्स। वैसे तो गुड होता है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है अच्छा, जो कि एक एडजेक्टिव है, पर जब नाउन की बात आ रही है तो गुड में एस लगकर ये जो गुड्स हम बना रहे हैं इसका मतलब होता है सामान। अब सुनने में तो सामान भी हिंदी मीनिंग ही देता है, इवन अनकाउंटेबल मीनिंग भी दे रहा होगा, फिर भी गुड्स प्लूरल में ही कंसिडर होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखें बिलोंगिंग्स। याद रखिए बिलोंगिंग्स में एस लगेगा। जब भी आप बात करोगे बिलोंगिंग्स मतलब आपकी संपत्ति से, मतलब ये अक्सर संपत्ति को ही कहा जाता है। अब संपत्ति एक चीज़ की तो नहीं होती, हालांकि संपत्ति शब्द सुनते ही सिंगुलर मीनिंग आ रहा है माइंड में, लेकिन संपत्ति किसी एक चीज़ की नहीं होती है। हो सकता है मकान हो सकता है गाड़ी हो सकता है और भी चीज़ें हो। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है। पर हाँ, इसको लेकर एक चीज़ याद रखिएगा, मान लीजिए किसी ने कह दिया कि मेरे पास इस मकान के अलावा कुछ भी नहीं बचा, दिस इज़ द ओनली बिलोंगिंग आई हैव, तो यहाँ पर आप बिलोंगिंग ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके पास एकमात्र चीज़ बची है जो उसकी संपत्ति है। अदरवाइज सेंटेंस में अगर हम संपत्ति की बात करते हैं, कोई चीज़ जिस पर हमारा अधिकार है, तो हम उसके लिए बिलोंगिंग्स शब्द का ही यूज़ करते हैं, चाहे वो चीज़ महंगी हो चाहे वो चीज़ सस्ती हो। अगर वो आपकी है तो वो आपकी बिलोंगिंग्स ही कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें आउटस्कर्ट्स। ये जो शहर का बाहरी इलाका होता है उसे आउटस्कर्ट्स कहा जाता है। अब इलाका सुनते ही हिंदी में सिंगुलर मीनिंग आ रहा होगा, बट इंग्लिश में इसे प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा हमेशा। अगले वर्ड पे आते हैं, दैट इज़ आर्म्स। याद रखिए ये आर्म्स है, ALMS, इसमें L साइलेंट है, ये आर्म्स ARMS वाला आर्म्स नहीं है। आर्म्स का मतलब होता है भीख या भिक्षा। अब हिंदी के अकॉर्डिंग ये भी सिंगुलर आइडेंटिटी दे रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसे प्लूरल कैटेगरी में रखा गया है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। क्योंकि देखा जाए तो भीख भी हम सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं दे रहे होते हैं, 2-3 चीज़ें साथ में। सपोज़ हमने किसी को खाने को भी कुछ दिया है तो 2-4 चपाती प्लस सब्जी या अचार या कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। तो देखा जाए तो भिक्षा हिंदी में तो सिंगुलर है, लेकिन इंग्लिश में ये प्लूरल आइडेंटिटी रखती है और इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब लगानी होती है। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि आर्म्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो यहाँ पे आर्म्स के साथ लगता है हैव, ना कि हैज़। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिचेस। ये भी काफ़ी कंफ्यूज करता है हिंदी मीनिंग की वजह से, बट समझना, एक वर्ड होता है इंग्लिश में रिच, जिसका मतलब होता है अमीर। एक होता है द रिच, एडजेक्टिव के पहले हम लगाते हैं द, तो वो बन जाता है नाउन, जिसका मतलब होता है अमीर लोग।
लेकिन जो रिचेज़ है, रिचेज़ का मतलब होता है लक्ष्मी या धन या पजेशन या फिर कोई भी वेल्थ कह सकते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स कह सकते हैं या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली में हिंदी में देखें तो रिचेस का मतलब धन या लक्ष्मी से निकलेगा। अब देखा जाए तो धन या मनी तो गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल टाइप का मीनिंग देगा ये। फिर भी इंग्लिश में इसे प्लूरल कैटेगरी में रखा गया है और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। तो जब भी सेंटेंस में रिचेस वर्ड आएगा इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब देना होगा। शायद इसलिए ही इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है कि रिचेस हैव विंग्स। इसका मतलब ये होता है कि जो पैसा है वो डिसअपियर हो जाता है जल्दी, या इट्स लाइक कि पैसे के पंख होते हैं, अगर आपने उसका सही से ख्याल नहीं रखा तो इट कैन फ्लाई अवे। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो पैसे का मीनिंग अनकाउंटेबल टाइप का निकल के आता है, स्टिल रिचेस के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो जब भी रिचेस के साथ आपको कोई वर्ब लगानी हो तो याद रखिएगा वो प्लूरल लगेगी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, रिमेन्स। रिमेन्स को हम हिंदी में कहते हैं अवशेष। अब हिंदी के अकॉर्डिंग ये अभी भी सिंगुलर मीनिंग दे रहा है, पर इंग्लिश में इसे प्लूरल वर्जन में रखा गया है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। वैसे देखा जाए तो रिमेन्स जिसे हम अवशेष कह रहे हैं वो डेड बॉडी जो होगी उसके भी तो पार्ट्स ही होंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्लूरल कैटेगरी में एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सेविंग्स। हम सभी जानते हैं सेविंग्स का मतलब पैसे से ही होता है और पैसा तो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ सेविंग्स का मतलब हम मनी नहीं कह रहे हैं, मनी इज़ अनकाउंटेबल, बट सेविंग्स का मतलब रुपयों से है। एंड उस हिसाब से देखें तो सेविंग्स को प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है और इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगी हमेशा। सिमिलरली अर्निंग्स, अर्निंग्स को हम देखें तो कमाई को बोलते हैं। अब कमाई तो अनकाउंटेबल जैसा मीनिंग दे रहा है, फिर भी अर्निंग्स प्लूरल में ही लिखा जाता है और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब ही लगती है। नेक्स्ट वर्ड है स्टडीज़। अब इसको हिंदी में कहते हैं पढ़ाई। अब फिर से ये हिंदी के हिसाब से सिंगुलर नज़र आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में स्टडीज़ प्लूरल नाउन कहलाता है और प्लूरल वर्ब लगता है। देखा जाए तो पढ़ाई में भी हम कहीं ना कहीं 2-4 सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे होंगे ना, तो उस हिसाब से भी जो स्टडीज़ है वो हम 3-4 सब्जेक्ट का जो नॉलेज हम ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टडीज़। और जो स्टडी शब्द होता है वो आपका वर्ब होता है, तो ध्यान रखिएगा स्टडी वर्ब है पर स्टडीज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन में आता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्डर्स। अब ध्यान रखिए ऑर्डर एक वर्ब भी होता है, लेकिन ऑर्डर्स एक नाउन है जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होता है। तो जो इशू किए जाते हैं वो ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, ना कि ऑर्डर। तो जब कोर्ट कुछ इशू करती है तो वो जो कुछ इशू कर रही है वो ऑर्डर नहीं इशू कर रही है, वो ऑर्डर्स इशू कर रही होती है। तो ध्यान रखिए वो कहीं ना कहीं बड़ी सी फाइल इशू हो रही होती है, तो उस हिसाब से भी देखें तो ऑर्डर्स प्लूरल में ही लिखा जाना चाहिए और प्लूरल वर्ब लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखें प्रोसीड्स। इसको हिंदी में हम परिणाम या पैसा या लाभ, जो बेनिफिट वगैरह होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसको कहते हैं प्रोसीड्स। अब हिंदी के अकॉर्डिंग फिर से इसका सिंगुलर मीनिंग आया, लेकिन इंग्लिश में प्रोसीड्स प्लूरल नाउन कहलाता है और इसको प्लूरल वर्ब चाहिए होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसीडिंग्स। अब प्रोसीडिंग्स का हिंदी मीनिंग होता है कार्यवाही। डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो कार्यवाही मीनिंग वो देगा, तो हिंदी के अकॉर्डिंग सिंगुलर हमें साउंड करेगा, बट अगेन इंग्लिश में ये प्लूरल कैटेगरी में आता है और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब हमें लगानी होती है। लास्ट वर्ड देखते हैं कंटेंट्स। अब ध्यान रखिएगा इंग्लिश में एक शब्द होता है कंटेंट, CONTENT। ये एक एडजेक्टिव भी है, ये एक वर्ब भी है और ये एक नाउन भी है। एडजेक्टिव जब होता है जब इसका मीनिंग हम हैप्पी या सेटिस्फाइड से निकालते हैं, जैसे कि ही हैज़ अ ग्रेट जॉब एंड अ ब्यूटीफुल फैमिली, आई थिंक ही इज़ कंटेंट विथ हिज लाइफ। मतलब उसके पास अच्छी जॉब भी है, अच्छा परिवार भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ से संतुष्ट है, खुश है या सेटिस्फाइड है। अगर मैंने कहा आई वॉन्टेड अ न्यू PC बट आई हैड टू कंटेंट माई सेल्फ विथ अ न्यू हार्ड ड्राइव बिकॉज द होल PC वॉज टू एक्सपेंसिव, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि मुझे एक नया PC चाहिए था बट मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ा सिर्फ एक न्यू हार्ड ड्राइव से। क्यों? क्योंकि जो नया PC था वो बहुत महंगा था। तो यहाँ पे कंटेंट का मतलब सेटिस्फाई करने से है, टू सेटिस्फाई, दैट इज़ वर्ब। वहीं अगर हम बात करें एज अ नाउन, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के अंदर दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट, और तब वो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ होता है। जैसे कि ड्रिंक्स के अंदर अल्कोहल कंटेंट इतना है, फूड के अंदर फैट कंटेंट इतना इतना है, तो उसको बोलते हैं कंटेंट। बाकी रही बात कंटेंट्स की, जब इसका प्लूरल बनता है तो जो चीज़ें किसी चीज़ के अंदर होती हैं उसको कंटेंट्स कहते हैं। खास तौर से जो रिटन डॉक्यूमेंट्स के अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट्स, CONTENTS। तो अगर किसी ने कहा कि शी हैज़ लॉस्ट द लेटर
एंड रिमेन्ड अनअवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। तो इसका मतलब निकलेगा कि उसने वो लेटर खो दिया है और आप उसको कभी नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ कंटेंट्स का मतलब वो इन्फॉर्मेशन से ही है, दैट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंटेंट इन अ रिटन डॉक्यूमेंट। बट रिमेंबर, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा फिर हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे कंटेंट्स को। इन्फॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल, दैट इज सिंगुलर, बट जब कंटेंट्स लिखने की बात आएगी तो इट शुड ऑलवेज टेक एस विथ इट, CONTENTS, और फिर इसके साथ वर्ब अगर लगाना होगा तो हम लगाएंगे प्लूरल। सो इंग्लिश में ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, जो दिखते भी प्लूरल हैं, होते भी प्लूरल हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। इनको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सिजर इज़ वेरी शार्प, ये दिखने में बहुत सही लग रहा होगा, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, सब कुछ सही चल रहा है। स्टिल सेंटेंस गलत है, हमें क्या कहना चाहिए था? सिजर्स आर वेरी शार्प। पहली चीज़ तो सिजर हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, तो दोनों शब्द हमें सुधारने होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे केप्ट द प्रिजनर टाइड विथ फेटर, उन्होंने जो कैदी था उसको फेटर से बांध के रखा था। अब फेटर मतलब बेड़ियाँ थी, और बेड़ियाँ हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखी जाएंगी, दैट इज फेटर्स, FETTERS। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई फॉरगॉट माई स्पेक्टिकल ऑन द टेबल, अब दिमाग में आता है कि मैं अपना चश्मा भूल गया था, तो चश्मा तो सिंगुलर साउंड देता है, लेकिन याद रखिए दो लेंसेज से मिलकर बना है वो, तो उसको प्लूरल में ही लिखा जाता है और फिर प्लूरल वर्ब लगता है। दैट मीन्स हमें कहना चाहिए था आई फॉरगॉट माई स्पेक्टिकल्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट फोकस ऑन देयर स्टडी, सुनने में शायद ये भी ठीक लग रहा होगा, बट स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तो वो जो पढ़ाई शब्द है हिंदी का, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टडीज़, जिसके अंदर 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट्स तो आते ही होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। वेयर इज़ माई पैंट, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। हम अक्सर घर में बोल देते हैं मम्मी मेरा पैंट कहाँ रखा है, वेयर इज़ माई पैंट, बट एक्चुअली में इट शुड बी वेयर आर माई पैंट्स। तो पैंट्स को तो प्लूरल करना ही होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को भी हमें आर करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। समबडी हैज़ स्टोलन हिज बिलोंगिंग, अब बिलोंगिंग शब्द सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम इकलौती चीज़ की बात कर रहे हों, पर सेंटेंस में तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, इसलिए जब हम संपत्ति की बात करेंगे तो हमें बिलोंगिंग्स ही कहना होता है। दैट मीन्स समबडी हैज़ स्टोलन हिज बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस। द प्रोसीड्स वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक, एज आई टोल्ड यू प्रोसीड्स प्लूरल नाउन कंसिडर होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगानी होती है, तो आंसर होगा आपका द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रिचेज डज नॉट लास्ट फॉर एवर, अब जो रिचेज है, जो वेल्थ है, जो पैसा है, वैसे तो वो सिंगुलर मीनिंग दे रहा है, बट रिचेज इज़ अ प्लूरल नाउन, तो बट ऑब्वियस है इट विल टेक प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब की पहचान क्या होती है? ये अपने साथ SES नहीं लेते हैं, तो आंसर हमारा होगा रिचेज डू नॉट लास्ट फॉर एवर। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये रिच का प्लूरल रिचेज नहीं है, क्योंकि रिच एक एडजेक्टिव है और रिचेज एक नाउन है, और द रिच जब बनता है तो वो नाउन बन जाता है एडजेक्टिव के पहले द लगाने से, जिसका मतलब अमीर लोगों से होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आर्म्स इज गिवन टू द पुअर, तो यहाँ आर्म्स हमेशा प्लूरल कंसिडर होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, दैट इज आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। रिमेंबर वन थिंग, दिस पुअर इज ऑल्सो एडजेक्टिव, और इसके पहले द लगने से ये द पुअर आपका नाउन बन गया, जिसका मतलब गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। इट विल रिप्रेजेंट द होल कम्युनिटी ऑफ पुअर पीपल। एक और एग्जाम्पल। द आउटस्कर्ट इज रिचली कल्टिवेटेड विथ व्हीट एंड बार्ली। नाउ रिमेंबर, आउटस्कर्ट जो बाहरी इलाके को कहते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा, दैट इज द आउटस्कर्ट्स आर रिचली कल्टिवेटेड विथ व्हीट एंड बार्ले। यहाँ पे जो रिचली है वो एक एडवर्ब है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, धीरे धीरे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज नाउन। जैसे जैसे टॉपिक कवर होंगे आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स, हेंस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम। मतलब अब इंग्लिश में कुछ नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है नाउन टॉपिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, रेफरेंस के लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिलहाल हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ भी देखते हैं।
सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स जो अनकाउंटेबल कहलाते हैं। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। दैट मीन्स इनमें एस ई एस आप लगा नहीं सकते। जैसे पिछले रूल में हमने देखा, उनका एस ई एस आप हटा नहीं सकते थे, वो हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाएंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे। ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाएंगे और सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। दैट मीन्स इनका प्लूरलाइज नहीं हो सकता। जैसे बात करें गोल्ड, वुड, मिल्क, वाटर, ये सब क्या है? एक तरीके से मटीरियल नाउन है। और मटीरियल नाउन क्या होता था? अनकाउंटेबल होता था। और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती थी और सिंगुलर वर्ब लेती थी। तो अगर हम बात करें गोल्ड की, सोना गिना नहीं जा सकता। हाँ, उसको तौला जा सकता है ग्राम्स में, किलोग्राम्स में। सिमिलरली वुड, लकड़ी भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, ये भी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। मिल्क को भी हम नहीं गिन सकते, 1 मिल्क, 2 मिल्क। हाँ, इसको मेजर कर सकते हैं हम, इसकी यूनिट होती है लीटर्स के फॉर्म में, मिलीलीटर्स के फॉर्म में। मिल्क का प्लूरल भी कभी नहीं बनेगा, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। सिमिलरली वाटर, पानी को गिना नहीं जा सकता, ये भी सिंगुलर में रहता है। हाँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया है कि किसी नाउन में एस लगने के बाद वो उसका प्लूरल बने, ये भी ज़रूरी नहीं है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आने वाले वीडियोस में। फिलहाल इतना समझिए कि वाटर का मतलब जब तक पानी है तब तक वो अनकाउंटेबल ही है। सिमिलरली फूड गिना नहीं जा सकता, दैट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल। पेपर मतलब मटीरियल ही है, कागज़ को हम कहते हैं पेपर। जिसको हम गिन सकते हैं दैट इज़ पेज। नंबर ऑफ पेजेस होते हैं आपके बुक्स या कॉपीज़ में, नंबर ऑफ पेपर नहीं होते। सिमिलरली बात करें ज्वेलरी भी है, जो एज अ होल हम सभी चीज़ को ज्वेलरी कहते हैं। उसके अंदर अगर आपने ईयरिंग्स या नेकलेस इनकी बात की तो इन्हें गिना जा सकता है। नंबर ऑफ ईयरिंग्स, नंबर ऑफ नेकलेसेस, ये हम गिन सकते हैं। बट ज्वेलरी इज़ एज अ होल अनकाउंटेबल। सिमिलरली फर्नीचर भी हम सभी चीज़ को कहते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑल फर्नीचर। बट हम किसको गिन सकते हैं? नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ बेंचेस, इन्हें गिना जा सकता है। बट फर्नीचर इज़ अ मटीरियल जो किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्लास्टिक का, लोहे का, किसी भी चीज़ का। तो एज अ होल फर्नीचर इज़ योर अनकाउंटेबल नाउन। सिमिलरली एक और वर्ड हम देखें तो स्टेशनरी में सब कुछ आता है आपका, पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक्स, एवरीथिंग इज़ योर स्टेशनरी। तो इसको भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करना होता है और सिंगुलर वर्ब लगाना होता है। बात करें सीनरी आप नहीं गिन सकते, जो दृश्य होता है। हाँ, सीन वी कैन काउंट बट सीनरी इज़ अनकाउंटेबल। सिमिलरली इन्फॉर्मेशन जिसे हम जानकारी या सूचना भी कह देते हैं, तो जानकारी गिनी नहीं जा सकती। इसके लिए हम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे फ्रेज का यूज़ करते हैं। एडवाइस जिसे हम कहते हैं सलाह भी गिनी नहीं जा सकती, ये भी अनकाउंटेबल होती है, इसको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। बात करें टाइम मतलब समय को हम नहीं गिन सकते। अगर हम कुछ गिन सकते हैं तो दैट इज़ आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, इन्हें गिना जा सकता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, टाइम में एस लगने के बाद जो नया शब्द बना टाइम्स, वो टाइम का प्लूरल नहीं है। वहाँ टाइम्स का मतलब चेंज हो जाता है, दैट इज़ रिपीटिशन से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुना। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। जैसे हमने कहा आई कॉल्ड यू 5 टाइम्स यस्टरडे, मतलब मैंने तुम्हें 5 बार कॉल किया। तो ये जो टाइम्स का मतलब होता है उसका मतलब गुना या बार से होता है। लेकिन जब हम टाइम बोल रहे हैं तो उसका मतलब समय से है, एंड समय इज़ अनकाउंटेबल। हम मिनट्स, आवर्स इन्हें गिन सकते हैं बट टाइम इज़ सिंगुलर। सिमिलरली लगेज एंड बैगेज, जो हमारा सामान होता है, ये हमेशा अनकाउंटेबल में कहलाएगा। तो ये दोनों वर्ड्स कभी भी प्लूरल में नहीं मिलने चाहिए। नेक्स्ट बात करें वर्क का मतलब होता है कार्य, जो हम काम की बात करते हैं। काम अनकाउंटेबल होता है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता। हाँ, इंग्लिश में वर्क्स ज़रूर होता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है रचनाओं के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोइट्री। अब पोइट्री में तो कोई प्रॉब्लम लोगों को लगती नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए पोइट्री भी अनकाउंटेबल है। इंसान अगर कुछ लिख रहा है तो वो पोयम लिख रहा है, पोइट्री तो की जाती है, तो पोइट्री इज ऑल्सो योर अनकाउंटेबल नाउन। सिमिलरली एविडेंस भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। हालांकि हिंदी मीनिंग पे चलें तो हिंदी में तो बोला जाता है सबूतों और गवाहों, तो वहाँ पे उसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इंग्लिश में एविडेंस अनकाउंटेबल है, इसके अंदर हमें बहुत कुछ मिल सकता है, लाइक फिंगरप्रिंट्स मिल गए, गन मिल गई, तो वो सब एविडेंस के अंदर आएंगे, उन्हें गिना जा सकता है। लेकिन एविडेंस इज योर अनकाउंटेबल नाउन। सिमिलरली बात करें मशीनरी तो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करती फिजिकली। मशीनरी इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी। अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो मशीन एग्जिस्ट करती हैं जिसे हम फिजिकली देख या छू सकते हैं। तो मशीनरी इज एब्स्ट्रैक्ट, इट्स अनकाउंटेबल, इसको कभी भी आप प्लूरल में नहीं लिख सकते। अगला वर्ड है हमारा इक्विपमेंट। इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं, इक्विपमेंट भी अनकाउंटेबल होता है।
इसके अंदर जो टूल्स के नाम हम लेते हैं वो गिने जा सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, लेकिन इक्विपमेंट एज अ होल एक सिंगल एंटिटी है जिसके अंदर ये सारे टूल्स आते हैं। जैसे फर्नीचर था, फर्नीचर के अंदर हम टेबल चेयर गिन सकते थे, ज्वेलरी के अंदर हम इयररिंग्स वगैरह गिन सकते थे, स्टेशनरी के अंदर हम पेन पेंसिल गिन सकते थे। वैसे ही इक्विपमेंट के अंदर टूल्स गिने जा सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट इज अ सिंगुलर वर्ड दैट इज अनकाउंटेबल। अगला वर्ड है ट्रैफिक। ट्रैफिक भी एक्चुअली में एक सिचुएशन है जो क्रिएट हो जाती है, उसको भी आप टच नहीं कर सकते या उसको आप गिन नहीं सकते। ट्रैफिक जिसकी वजह से लगा है वो लोग भी हो सकते हैं, वो गाड़ियाँ भी हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से ट्रैफिक लग गया है, तो वो एक तरीके की सिचुएशन है जिसे आप गिन नहीं सकते हो, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही चलते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिमिलरली ब्यूटी, ऑनेस्टी, एक तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, दूसरी बात इन्हें गिना भी नहीं जा सकता। इसी में आता है आपका नॉलेज। नॉलेज को भी आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अगला वर्ड है हमारा मनी। इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो ध्यान रखिए, इस पर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है नाउन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसे आप देख सकते हैं डिटेल में। फिर भी मैं अभी शॉर्ट में बता दूं कि मनी इज़ अनकाउंटेबल। आप रुपीज़ गिन सकते हो, आप पैसा गिन सकते हो, आप कॉइन गिन सकते हो, लेकिन मनी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्फ़ाबेट। ध्यान रखिए, आप वो जो लेटर्स गिनते हो 26 लेटर्स, वो आपके अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें एज अ होल हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा म्यूज़िक। म्यूज़िक को भी गिना नहीं जा सकता। हाँ, आप नंबर ऑफ़ सॉन्ग्स गिन सकते हो, नंबर ऑफ़ लाइन्स गिन सकते हो, बट म्यूज़िक यू कैन नॉट काउंट, तो इट इज़ योर अनकाउंटेबल नाउन। इट शुड ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म एंड इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। इनको कुछ एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। वेयर आर योर लगेजेस, सुनने में शायद ठीक लगे बट गलत है, क्योंकि लगेज अनकाउंटेबल नाउन होता है। इट शुड बी सिंगुलर इन फॉर्म एंड इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। तो पहले तो हमें लगेजेस को लगेज करना होगा, और क्योंकि सब्जेक्ट हमारा लगेज है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आर को भी इस करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी बॉट फर्नीचर्स फॉर हर हाउस। अब फर्नीचर्स अनकाउंटेबल नाउन होता है और वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, तो उसने अगर अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदे हैं तो उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, टेबल चेयर, कितनी खरीदी है डजेंट मैटर, बट फर्नीचर इज़ योर अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है। दिस प्लेस इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी। यहाँ पे दिस प्लेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, उस हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगी है। पैसिव में है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन, वो भी करेक्ट है। फॉर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आता है इसका ऑब्जेक्ट जो कि नाउन होना चाहिए, और नाउन ब्यूटी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखी है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब इस सेंटेंस में तो कोई भी एरर नहीं है, आंसर है आपका नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। पुलिस फाउंड सम न्यू एविडेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एविडेंसेस होते हैं, वो जो सबूतों और गवाहों को हम कह रहे हैं, उसे इंग्लिश में एविडेंस ही कहा जाता है। तो पुलिस फाउंड सम न्यू एविडेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ही टुक अ पेपर एंड रोट समथिंग ऑन इट अबाउट हिज फादर। यहाँ पे जो पेपर शब्द है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब चीज़ हम गिन ही नहीं सकते तो उसके साथ हम आर्टिकल ए, जिसका मतलब होता है 1, हम डेफिनेट नंबर नहीं लगा सकते थे। अब जिन्हें ये बात अभी समझ में नहीं आई हो, आई रिक्वेस्ट कि आप नाउन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखें, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते, और लगाना ही होता है तो हमें उसको डिफाइन करना पड़ता था। जैसे कि ही टुक अ पीस ऑफ पेपर या फिर अ शीट ऑफ पेपर एंड रोट समथिंग ऑन इट अबाउट हिज फादर। अब आपका सेंटेंस होता है करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। आर कंपनी बॉट द न्यू मशीनरीज फ्रॉम अ जर्मन कंपनी। अब हमारी कंपनी ने नई मशीनरीज खरीदी हैं जर्मन कंपनी से। अब हमारी कंपनी मशीनरीज कैसे खरीद सकती है? टेक्नोलॉजी को तो हम देख ही नहीं सकते ना, वो तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। तो हम अगर कुछ खरीद सकते हैं तो मशीन्स खरीद सकते हैं। तो या तो हम इसको सिंगुलर बना दें, या तो अगर हमें प्लूरल में ही दिखाना है तो फिर हम इसको मशीन्स लिखें। तो आप इसको दो तरीके से सुधार सकते हैं फिलहाल, कि आर कंपनी बॉट द न्यू मशीनरी या फिर द न्यू मशीन्स फ्रॉम अ जर्मन कंपनी। तो जब आप मशीनरी बोलोगे तो इसका मतलब निकलेगा कि हमने नई टेक्नोलॉजी खरीदी है। नई टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज़ हो सकती है, और जैसे ही आपने मशीन्स लिखा तो आप पर्टिकुलर मशीन्स की ही बात कर रहे होगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। एज आई टोल्ड यू, अल्फ़ाबेट्स प्लूरल में नहीं सिंगुलर में ही लिखा जाता है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और इन पूरे को हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो हमने देखा
कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जा सकते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और इसके पहले रूल में हमने ये देखा कि इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाना होता है, मतलब उनका एस ईएस आप नहीं हटा सकते और उनके साथ प्लूरल वर्ब्स लगती हैं। उनमें से कुछ शब्द ऐसे थे जो हमेशा पेयर से मिलकर बने होते थे इसलिए, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी थे जो पेयर से तो नहीं बने फिर भी वो प्लूरल आइडेंटिटी रखते हैं, इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब लगती हैं। तो फिलहाल हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया उसके ऊपर एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सो दीज आर द फ्यू सेंटेंसेस। आप वीडियो को पॉज करिए, इनमें एरर कोई अगर हो तो ढूंढने की कोशिश करिए, अदरवाइज आंसर आपका नो एरर भी हो सकता है। उसके बाद फिर आप वीडियो को रेज्यूम करके आंसर्स टैली कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल पहला सेंटेंस है हमारा, द जीन्स दैट आई बॉट यस्टरडे नीड्स टू बी रिपेयर्ड। इस सेंटेंस में ध्यान देना, हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज जीन्स, हम बात जीन्स की कर रहे हैं और ये जो नाउन है ये एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाना चाहिए, मतलब इस वर्ड में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर आगे हमने कहा द जीन्स दैट आई बॉट यस्टरडे, वो जीन्स जो मैंने कल खरीदा था वो रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसको रिपेयर कराने की ज़रूरत है। मतलब ये जो नीड्स है ये जीन्स की बात कर रहा है। अगर नीड्स जीन्स की बात कर रहा है तो जीन्स तो प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी और प्लूरल वर्ब में एस ईएस नहीं लगता है, तो आंसर हो जाएगा द जीन्स दैट आई बॉट यस्टरडे नीड टू बी रिपेयर्ड। तो वो जीन्स जो मैंने कल खरीदी थी उसको सुधरवाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, बोथ राम एंड श्याम पैक्ड देयर लगेजेस इन अ हरी। As I told you, luggage is your uncountable noun. It should be in singular form. तो आंसर होगा both Ram and Shyam packed their luggage in a hurry. Next sentence है, all the poetries written by him are worth reading. जितनी भी पोइट्रीज उनके द्वारा लिखी गई हैं वो सब पढ़ने लायक हैं, मतलब अच्छी हैं। तो यहाँ पे जो पोइट्रीज वर्ड है वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो अगर उन्होंने जो लिखी हैं वो पोएम्स हैं तो आप उसको प्लूरल में लिख सकते थे ऑल द पोएम्स, क्योंकि पोइट्री नहीं लिखी जाती है, पोइट्री की जाती है, पोएम्स को लिखा जाता है और वो काउंटेबल हैं, उन्हें हम सिंगुलर प्लूरल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ स्टेशनरीज। अगेन स्टेशनरीज नहीं होता है, इट शुड बी स्टेशनरी। अगला स्टेटमेंट, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। सुनने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है, बट रिमेंबर यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। क्या गड़बड़ है? ये जो ब्रिक्स एंड स्टोन्स हैं ये हमें सुधारना होगा। क्यों सुधारना होगा? क्योंकि ये मटीरियल नाउन है। अब ध्यान रखना, अगर हम इसको लिखते हैं दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठने लगता है कि एक ईंट से तो घर बनता नहीं होगा। ऑफकोर्स एक ईंट से घर नहीं बनता, और सेंटेंस ऐसा बोल भी नहीं रहा है कि एक ईंट या एक पत्थर से घर बना है। सेंटेंस सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो घर है ये ईंट पत्थर का बना हुआ है, मतलब ये मटीरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस मटीरियल से बना है। ईंट पत्थर से हो सकता है मिट्टी का बना होता, हो सकता है कांच का बना होता, पर ये बना किस चीज़ का है? ईंट पत्थर का। तो ये यहाँ पे एज अ मटीरियल नाउन यूज़ हो रहा है, एंड मटीरियल नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, एंड दैट्स वाई हमें ब्रिक्स एंड स्टोन्स को करना होगा ब्रिक एंड स्टोन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सैड न्यूज़ वर गिवन टू मी। अब ध्यान रखिए यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है न्यूज़, जो अगेन एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसको आप कंसिडर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के जैसे। जो समाचार होते हैं वो भी एक तरीके की जानकारी ही तो होते हैं, उन्हें भी नहीं गिना जा सकता। तो न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, भले उसके लास्ट में एस लगा है, बट रिमेंबर वो कोई प्लूरल नहीं है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, एंड इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, दैट इज सैड न्यूज़ वॉज गिवन टू मी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देयर इन्फॉर्मेशंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर में होना चाहिए था, तो एक गलती तो हम ये कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस, इट शुड बी इन्फॉर्मेशन। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, दैट इज, तो आंसर होना चाहिए था देयर इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। द लास्ट स्टेटमेंट इज, दीज बिनोकुलर्स वॉज गिफ्टेड टू मी। अब ध्यान देना, यहाँ पे बिनोकुलर्स तो सही लिखा है लेकिन इसके साथ वर्ब गलत लगी है, तो इट शुड बी दीज बिनोकुलर्स वर गिफ्टेड टू मी। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही चलते हैं और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं पर मीनिंग में प्लूरल होते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब लेते हैं। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं पर मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ये जो वैराइटीज़ ऑफ नाउन्स हैं ये सब हमें पता होने बहुत ज़रूरी है,
अदरवाइज हम सिर्फ SES को लेकर बैठेंगे तो काफ़ी सारे वर्ड्स हमसे गलत हो जाएंगे और जब वही शब्द हमारे एग्जाम में आएंगे तो शायद हम उनकी एरर पहचान ना पाएँ। तो नाउन के नंबर के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और रूल्स देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी बन सकता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।